हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे ब्रिटिश सेटलमेंट एट मद्रास। अपनी पिछली वीडियो में हमने समझा था कि सूरत में ब्रिटिशर्स का सेटलमेंट कैसे हुआ। अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि मद्रास में ब्रिटिशर्स का सेटलमेंट कैसे हुआ। तो चलिए आज की वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको लीगल हिस्ट्री के पेड नोट्स चाहिए और हिंदी में चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। इसके अलावा जो नोट्स के प्राइस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने समझा था कि सूरत में ब्रिटिशर्स का सेटलमेंट कैसे हुआ था। सबसे पहले उन्होंने 1613 में जो परमानेंट फैक्ट्री लगाई थी वो सूरत में इस्टेब्लिश की थी। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि 1613 से पहले जब उनको परमिशन नहीं मिली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को फैक्ट्री लगाने की सूरत में, तो 1611 में उन्होंने मसूलीपट्टनम में एक टेम्पररी फैक्ट्री लगाई थी। अब इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि आज जो हम ब्रिटिश सेटलमेंट पढ़ने वाले हैं मद्रास में उसके हम 3 फेज़ देखेंगे। सबसे पहले हम बैकग्राउंड जानेंगे, उसके बाद हम मद्रास में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ ब्रिटिश सेटलमेंट के बाद, और मद्रास प्रेसिडेंसी में जो जुडिशियल सिस्टम था वो कैसा था, वहाँ पर लॉ एंड जस्टिस कैसे होता था। तो आज की वीडियो में हम ये तीनों पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो ब्रिटिशर्स का सेटलमेंट कैसे हुआ मद्रास में, इसके लिए हम सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को समझेंगे। बैकग्राउंड को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बेसिकली सेटलमेंट कहते किसे थे। तो देखो, सेटलमेंट का मतलब सिंपली होता है कि ये कोई एरिया है, इस एरिया में आकर कुछ लोग अगर बस जाते हैं तो इसको बोला जाता है सेटलमेंट। लेकिन उस टाइम पर सेटलमेंट का मतलब होता था कि वहीं पर तो ब्रिटिशर्स की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी फैक्ट्री होती थी, वहीं पर उनका रहने की जगह होती थी, वहीं पर उनका ऑफिस वगैरह होता था। मतलब पूरा का पूरा जो चीज़ थी ना वो सब कुछ उनका वहीं पर था। जैसे अगर उन्होंने सेटलमेंट अपना मद्रास में किया तो मद्रास में वो सारी चीज़, सूरत में किया है तो सूरत में भी वो सब कुछ चीज़ें थी, तो उसको बोला जाता था सेटलमेंट। अब इसके बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में भी कि 1611 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपनी एक टेम्परेरी फैक्ट्री, परमानेंट नहीं टेम्परेरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई थी। क्योंकि 1608 से लेके और 1613 तक, जब तक सूरत में कंपनी इस्टेब्लिश नहीं हो पाई थी, अपनी फैक्ट्री लगाने में कंपनी नहीं लगा पाई थी, उसको परमिशन नहीं मिली थी उस टाइम पे मुगल शासक से, तो उन्होंने क्या किया, इससे पहले 1611 में एक टेम्परेरी फैक्ट्री लगा दी मसूलीपट्टनम में। अब 1611 में ये लोग फैक्ट्री लगा देते हैं मसूलीपट्टनम, तो चलो ठीक है, ये तो एक टेम्परेरी फैक्ट्री थी। बाकी फिर बीच में इन्होंने 1613 में सूरत में एक परमानेंट फैक्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश कर ली। अब इसके बाद अब हम डायरेक्ट जो पढ़ेंगे इनका सेटलमेंट, उसके लिए हमें ईयर 1639 पे जाना होगा, क्योंकि यहीं से शुरू होता है मद्रास में ब्रिटिशर्स का सेटलमेंट। इस दौरान क्या होता है कि मद्रास के जो शासक थे उस टाइम पे मद्रास में गोलकुंडा शासकों का रूल होता था। तो गोलकुंडा शासक का रूल था, वो एक हिंदू राजा थे, उनसे परमिशन मांगती है ईस्ट इंडिया कंपनी मद्रास में ट्रेड करने के लिए कि हमें यहाँ पे ट्रेड करना है और हमें यहाँ पे एक फैक्ट्री सेटअप करने की परमिशन दे दीजिए। अब क्या होता है कि कंपनी को वहाँ पे उनसे परमिशन मिल जाती है फैक्ट्री लगाने की। और ये क्या होता है कि ये जो ईयर था, मतलब बाद में जब वो फैक्ट्री, वो तो शुरू में उन्होंने लगा ली 1611 में टेम्परेरी फैक्ट्री, लेकिन बाद में जब वो वहाँ पे ट्रेड करने के लिए परमिशन मांगते हैं तो उनको परमिशन मिल जाती है। सबसे पहले उन्हें कुछ लैंड यहाँ पे दिया जाता है, मतलब वो एक लैंड लेते हैं, यहाँ पे ज़मीन लेते हैं और फिर वहाँ पर अपना ट्रेड शुरू करते हैं। ठीक, वहाँ पर जब उनको लैंड मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास में, तो वो क्या करते हैं, एक किला बनवाते हैं, फोर्ट बनवाते हैं, जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज यहाँ पे किले का निर्माण होता है और उस किले के अंदर जो है किलाबंदी, जैसे बोलते हैं ना, किलाबंदी कर दिया चारों तरफ से। तो इसके अंदर का जो एरिया था जहाँ पर फोर्ट था, उसके अंदर जितने भी ब्रिटिशर्स या इंग्लिश मैन या यूरोपियंस जो भी कंपनी के लोग रहते थे या सर्वेंट्स रहते थे, उस एरिया को बोला जाता था किले के अंदर वाले को वाइट टाउन, यानी श्वेत बस्ती। और जो इसका बाहर का एरिया था, इस किलेबंदी के बाहर का या फोर्ट सेंट जॉर्ज के बाहर का, वो एरिया बोला जाता था काली बस्ती, यानी ब्लैक टाउन। क्यों कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे नेटिव लोग रहा करते थे। तो किले के अंदर जो वाइट लोग रहा करते थे उनको वाइट टाउन बोला जाता था, जहाँ पे इंग्लिश मैन और यूरोपियंस रहते थे या जो भी उनके कंपनी के सर्वेंट थे, और बाहर के एरिया को ब्लैक टाउन बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और
बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे जो मद्रास के शासक हैं वो कंपनी को और भी ज़्यादा पावर दे देते हैं। कंपनी जो है वो पूरे मद्रास को गवर्न करने लगती है, और जैसे जैसे राजा को इस एरिया से जो भी प्रॉफिट मिलता है कंपनी के ट्रेड करने से या व्यापार करने से, वैसे वैसे वो उस एरिया को कंपनी का विस्तार और भी ज़्यादा होने लगता है, और कंपनी को बहुत सारे राइट्स जो है वो वहाँ पर उस एरिया को गवर्न करने के लिए मिल जाते हैं। तो ये था एक छोटा सा बैकग्राउंड ब्रिटिश सेटलमेंट का, कि मद्रास में उन्होंने कैसे सबसे पहले एक टेम्परेरी फैक्ट्री लगाई 1611 में मसूलीपट्टनम में, और फिर उसके बाद 1639 में उन्हें कुछ लैंड दे दिया गया जिस पे उन्होंने एक किले का निर्माण किया, और निर्माण करने के बाद उन्होंने धीरे धीरे मद्रास को गवर्न करना शुरू किया। अब इसके बाद हम देखेंगे मद्रास में ब्रिटिश सेटलमेंट के बाद किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हुआ और किस तरीके से वहाँ का जुडिशियल सिस्टम चलाया गया। बात कर लेते हैं मद्रास में प्रशासनिक व्यवस्था की, यानी कि मद्रास में जब ब्रिटिश सेटलमेंट हो गया था तो उसके बाद वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, वहाँ का पूरा प्रशासन कैसा था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मद्रास में एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सूरत से ही गवर्न होता था, यानी उस टाइम पे मद्रास प्रेसिडेंसी नहीं था, वो सूरत के ही अंडर आता था, और सूरत के अंडर रहकर ही वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन होता था, यानी कि उसे सूरत से ही गाइड किया जाता था। अब देखो, ये तो हम जान चुके हैं कि 1613 में जो सूरत था वहाँ पर एक परमानेंट फैक्ट्री लग चुकी थी ब्रिटिशर्स की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, उन्होंने वहाँ पर परमानेंट फैक्ट्री लगाई थी। तो उस टाइम पे सूरत जो था वो एक बहुत बड़ा केंद्र होता था, एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था, तो उसी के अंडर किया गया था मद्रास को, और सूरत से उसको गाइडेंस मिलती थी। सूरत में जो थे गवर्नर और उसकी काउंसिल वहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। तो यही एक तरह से जो मद्रास था वो सूरत का एजेंट था एक तरीके से, और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन एजेंट और उसकी काउंसिल चलाया करते थे। इसके बाद 1665 में फिर मद्रास को प्रेसिडेंसी का दर्जा दे दिया गया। ठीक, और एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि मद्रास के प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन का हेड कौन था, एजेंट और उसकी काउंसिल। ठीक, और फाइनली मद्रास को मैंने बताया ही है, प्रेसिडेंसी जब बन गया ये, तो अब मद्रास को भी सूरत की तरह एडमिनिस्ट्रेशन की सारी पावर मिल गई थी। अब वो सूरत से गाइड नहीं होता था, उसके पास अपनी एक प्रेसिडेंट या गवर्नर होता था और उसकी काउंसिल होती थी। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है पहले सूरत से कंट्रोल होता था, लेकिन बाद में वो सूरत के अंडर नहीं था। जब वो कहाँ हो गया था, जब वो प्रेसिडेंसी बन चुका था, तो प्रशासन का जो कार्य था वो बाद में गवर्नर और उसकी काउंसिल के पास आ गया था। तो ये था एडमिनिस्ट्रेशन मद्रास में ब्रिटिश सेटलमेंट के बाद। बैकग्राउंड और एडमिनिस्ट्रेशन जानने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे मद्रास प्रेसिडेंसी में जुडिशियल सिस्टम कैसा था, यानी वहाँ पर लॉ एंड जस्टिस कैसे होता था। अब देखो, कोई भी चीज़ है, मान लो जैसे हमने सूरत में पढ़ा था कि ब्रिटिश सेटलमेंट हुआ सूरत में, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कंपनी ट्रेड कर रही थी, उसे प्रॉफिट भी हो रहा था। बट अब अगर मान लो कोई मैटर उठता है, कोई विवाद हो जाता है या कोई केस हो जाता है, तो अब उसको सुलझाया कैसे जाएगा, उसमें किस तरीके का जुडिशियल सिस्टम यूज़ होगा और उसमें किस तरीके से लॉ एंड जस्टिस होगा। तो जैसे हमने सूरत में पढ़ा था कि वहाँ पर तो गवर्नर और उसकी काउंसिल को ही सुप्रीम बनाया हुआ था, वही लोग जस्टिस किया करते थे। तो यहाँ पर किस तरीके का था, तो मद्रास की प्रेसिडेंसी में हम जुडिशियल सिस्टम के 3 फेज़ देखेंगे। 3 फेजेस यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें हमें जुडिशियल सिस्टम देखना है। तो सबसे पहले आता है 1639 से लेके 1660 तक, 66 तक, फिर 66 से लेके 1686 तक आप देख सकते हो, फिर 1686 से लेके 1726 तक, जब तक मेयर कोर्ट नहीं बनी थी। तो यहाँ पर ये जो 3 जो फेजेस हैं वो हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट फेज़ की। जो पहला फेज़ था वो 1639 से लेके 1666 तक का है, और इस फेज़ में जो एजेंट और उसकी काउंसिल के कोर्ट हुआ करते थे, यानी कि यहाँ पर 2 टाइप के कोर्ट आप देख सकते हो। एक थे एजेंट और उसकी काउंसिल के कोर्ट, क्योंकि जो पहला फेज़ था उसमें अभी तक मद्रास प्रेसिडेंसी नहीं बना था, वो सूरत से ही गवर्न होता था। सूरत का जो गवर्नर और उसकी काउंसिल थी वही उसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। तो यहाँ पर अब एजेंट और उसकी काउंसिल जो है उन्हीं का कोर्ट होता था, वो यहाँ पर न्याय करते थे। और दूसरे तरह के जो कोर्ट होते थे वो थे यहाँ पे चौल्ट्री कोर्ट। ठीक, तो 2 तरह के कोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो पहला फेज था, 2 तरह के कोर्ट अगर आप देखोगे तो ये जो पहले वाला कोर्ट था, है ना, कोर्ट ऑफ एजेंट एंड हिज काउंसिल का, तो ये तो देखता था वाइट टाउन के मैटर्स,
यानी जो ब्रिटिशर्स के अगर आपसी विवाद होते हैं तो उनके मैटर्स देखता था एजेंट और उसकी काउंसिल का कोर्ट। लेकिन जो ब्लैक टाउन के केसेस होते थे, जैसे मैंने बताया ना कि दो वो होते थे, दो टाउन होते थे, एक तो होता था फोर्ट विलियम, जैसे मान लो ये फोर्ट विलियम है तो यहाँ पे सेंट जॉर्ज है, जैसे मान लो यहाँ पे ये किला है, तो किले के अंदर जो वाइट टाउन था जहाँ पे ब्रिटिशर्स रहा करते थे, अगर उनके आपसी मैटर होंगे वाइट टाउन के अंदर तो कौन देखेगा उस मैटर को? एजेंट और उसकी काउंसिल का कोर्ट। लेकिन ये जो बाहर का एरिया था, बाहर का एरिया उस फोर्ट के बाहर का, उस किले के बाहर का, जहाँ पे ब्लैक टाउन जिसको बोला जाता था और नेटिव लोग वहाँ के रहा करते थे, तो अगर इनका कोई मैटर होता था तो उसको देखने के लिए होते थे चौल्ट्री कोर्ट्स। तो यहाँ पर ये जो दो टाइप के कोर्ट्स थे पहले फेज में हमें दिखाई देते हैं। तो ये हो गया आपका पहला फेज जिसमें दो टाइप के कोर्ट्स थे। सेकेंड फेज की अगर हम बात करें तो ये था आपका 1666 से 1686 तक। अब ये तो हमें पता है ना कि 1665 में मद्रास जो है वो प्रेसिडेंसी बन चुका था। तो 1665 में जब मद्रास एक अलग प्रेसिडेंसी बन चुका था तो जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था वो एजेंट और उसकी काउंसिल पहले चलाते थे। लेकिन अब मद्रास किससे गवर्न हो रहा है? अब मद्रास गवर्न हो रहा है गवर्नर और उसकी काउंसिल से। तो कोर्ट भी उन्हीं का होगा ना, कोर्ट भी तो उन्हीं का होगा। जैसे पहले एजेंट और उसकी काउंसिल चलाते थे पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और सूरत के अंदर आता था मद्रास, लेकिन अब मद्रास चूंकि प्रेसिडेंसी बन चुका है तो वहां पर अब एजेंट और उसकी काउंसिल का कोर्ट नहीं कहलाएगा बल्कि वो कोर्ट कहलाएगा गवर्नर और उसकी काउंसिल का, क्योंकि अब मद्रास प्रेसिडेंसी बनने के बाद उसके पास भी अपना गवर्नर और अपनी काउंसिल थी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, इसमें कुछ नहीं है, बस एजेंट और उसकी काउंसिल की जगह पे गवर्नर और उसकी काउंसिल का कोर्ट यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। ठीक। सेकेंड टाइप के जो कोर्ट थे यहाँ पे वो था हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। एक हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर होता था तो इस फेज़ में दूसरे नंबर का था। और तीसरा जो कोर्ट था यहाँ पर वो था आपका चौल्ट्री कोर्ट। वही बिल्कुल सेम जो पहले था चौल्ट्री कोर्ट वही इसमें है। तो यहाँ पर पहले फेज़ में कितने कोर्ट देखे हमने? दो कोर्ट, जिसमें था एजेंट और उसकी काउंसिल का कोर्ट और आपका चौल्ट्री कोर्ट। और जो सेकेंड फेज़ था, सेकेंड फेज़ में हमने देखा गवर्नर और उसकी काउंसिल का कोर्ट और आपका हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर और तीसरा है आपका चौल्ट्री कोर्ट। तो यहाँ पे तीन तरह के कोर्ट होते थे सेकंड फेज में। इसके बाद आता है जुडिशियल सिस्टम का थर्ड फेज मद्रास में। तो ये थर्ड फेज था 1686 से लेके 1726 तक का। अब 1686 से लेके 1726 तक का जो टाइम पीरियड था वो मद्रास में जुडिशियल सिस्टम का थर्ड फेज है। और इस फेज में दो टाइप के कोर्ट हमारे सामने आते हैं। दो टाइप के कोर्ट्स में एक था सामुद्रिक न्यायालय यानी एडमिरल्टी कोर्ट और दूसरा था मेयर्स कोर्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं एडमिरल्टी कोर्ट की यानी सामुद्रिक न्यायालय की। ये जो कोर्ट थे ये बेसिकली समुद्र से जुड़े जो मैरीटाइम केसेस होते थे वो देखा करते थे। इंग्लैंड से इंडिया आने में बीच में समुद्र का रास्ता पड़ता था, क्योंकि देखो जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना ट्रेड इंग्लैंड से यहाँ इंडिया में करती थी तो वो समुद्र के रास्ते से शिप के माध्यम से ही सारा माल यहाँ पर आया करता था, सामान आया करता था। तो रास्ते में समुद्र के में जो भी ट्रैवल करते थे वे लोग, और उस दौरान अगर कोई ऑफेंस हो जाता है, कोई क्राइम कोई व्यक्ति कर देता है तो उसे कैसे मतलब मैनेज किया जाएगा, तो उसके लिए ये कोर्ट बनाए गए थे। और बेसिकली यात्रा करने में अगर कहीं दूसरे देश से यहाँ पर पहले टाइम पे ट्रेड हुआ करता था तो आने जाने में कम से कम 1, 1.5 या 2 महीना तो लग ही जाया करता था। तो उस दौरान शिप पे भी अगर मान लो कोई क्राइम हो गया तो उसका ट्रायल इन कोर्ट्स के द्वारा होता था। और 1700 से लेके 1704 तक बेसिकली यहाँ तक इन कोर्ट ये काम करती है। लेकिन बाद में जब मेयर कोर्ट बन गई तो इनकी तरफ थोड़ा रुझान कम हो गया और फिर ये कोर्ट जो थे बंद हो गए। तो 1704 तक इन कोर्ट में जो है वो काम चलता रहा, उसके बाद इनकी तरफ झुकाव कम होने लगा। तो एडमिरल्टी कोर्ट जो है वो बेसिकली सामुद्रिक न्यायालय इसीलिए बनाए गए थे कि जो मैरीटाइम केसेस हैं उनको सॉल्व किया जाए, और यात्रा के दौरान अगर कोई ऑफेंस हो जाता है, जब ट्रेड करती थी कंपनी या उनके सर्वेंट, तो उस दौरान अगर कोई ऑफेंस हो जाता है तो उसको किस तरीके से डील किया जाएगा। इसके बाद आता है मेयर कोर्ट। मेयर कोर्ट एक बहुत ही फेमस जो है वो कोर्ट रहे हैं, और इसके लिए 1726 का जो चार्टर पास हुआ था उसके द्वारा ही इनको इस्टेब्लिश किया गया था। सबसे पहले मद्रास में एक कॉरपोरेशन बनाई गई थी जो निगम बनाए जाते हैं, और बेसिकली आप देखते हो कि अर्बन एरियाज़ जो होते हैं, जो शहरी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे भी नगर निगम होते हैं, कॉरपोरेशन बनाई जाती हैं।
और उस कॉरपोरेशन का मालिक कौन होता है? मेयर होता है। तो सिंपली उस टाइम पे भी कॉरपोरेशन का मालिक मेयर होता था, और कॉरपोरेशन में जो मेयर जो जिसको मतलब हेड बनाया जाता था कॉरपोरेशन का, उनके अपने पहले टाइम में कोर्ट भी हुआ करते थे। इसीलिए इस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड को मेयर कहा जाता था, और उनकी जो कोर्ट होती थी उसको मेयर्स कोर्ट कहा जाता था। बस इसमें सिंपली इतना ही है कि इनकी एक कोर्ट जो होगी उसको मेयर्स कोर्ट कहा जाएगा। हालांकि अभी हम यहाँ पे मेयर कोर्ट ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसको एक अलग से वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मेयर कोर्ट होता था, उसमें कितने जजेस होते थे, और पूरा का उसका जो अंदर का सिस्टम था वो किस तरीके से चलता था। तो वो सब हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी जो हमने डिस्कस किया है वो देखा है कि मद्रास में किस तरीके से जुडिशियल सिस्टम चलता था जब ब्रिटिश सेटलमेंट वहाँ पे हुआ था। और यहाँ पर इसके 3 फेज़ हमने देखे। तीनों फेज़ में आप देख रहे हो कि अलग अलग तरीके के कोर्ट हैं, तो कितना बड़ा जुडिशियल सिस्टम था यहाँ पे। तो आज की वीडियो में जो हमने समझा है वो है हमारा ब्रिटिश सेटलमेंट मद्रास में कैसे हुआ। तीनों फेजेस हमने समझे हैं, चाहे वो बैकग्राउंड हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, और चाहे उसका जुडिशियल सिस्टम हो। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप चाहो तो हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही, लीगल हिस्ट्री के एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ।